बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं हम। और कौन सा लेक्चर है ये अपना, चौथा या पांचवा? फोर्थ लेक्चर है। तो ये अपना लेक्चर नंबर 4 है या फोर्थ लेक्चर है। और अब तक हमने जो स्टडी किया उसको एक बार रिकैप करते हुए, ठीक है, एक बार उसको दोबारा से रिकॉल कर लेते हैं क्या क्या हमने स्टडी किया। तो हमने स्टडी किया था परमाणु क्या होता है, अणु क्या होता है, बॉन्ड क्यों बनते हैं, और जो परमाणु हैं या जो एटम्स हैं उनका वर्गीकरण किस तरह से किया हुआ है। एटम्स का जो वर्गीकरण है वो पीरियोडिक टेबल में, पीरियोडिक टेबल की फॉर्म में किया हुआ है और वो भी हमने पढ़ा भाई। तो आप देखोगे जो पीरियोडिक टेबल है वो मैंने आप सबको याद करनी बताई थी, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको याद भी होगी और एग्जाम्पल भी हमने देखे थे कि याद हो जाती है बड़ी आसानी के साथ पीरियोडिक टेबल। अब दूसरी चीज़ें और हैं जो बेसिक हैं केमिस्ट्री में ही, एक है केमिकल रिएक्शन, उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया आप इसको कहते हैं भाई। मैंने आपको सिंपल आइडिया दिया बॉन्डिंग के बारे में, बॉन्डिंग के बारे में मैंने सिंपल आइडिया दिया। मैंने आपको बताया बॉन्ड क्यों बनाते हैं परमाणु, अणु क्यों बनाते हैं, क्यों फॉर्म करते हैं, वाई एटम्स मेक बॉन्ड, क्यों बनाते हैं भाई। मैंने बताया कि एक अष्टक नियम है या नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को लेने के लिए मैंने आपको कार्बन कार्बन का एग्जाम्पल भी दिया था ना। जैसे ये कार्बन है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं एक कार्बन के पास, है ना। आउटर मोस्ट जो शेल है उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन में। तो कार्बन क्या चाहती है, अष्टक एक नियम है, अष्टक नियम, 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है उसके अंदर। तो अब आप कहोगे कि जी ऑर्बिटल क्या होती है, तो उससे पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ऑर्बिटल का समझ लेते हैं। ऑर्बिटल क्या है, मैंने आपको बताया था कि ये आपका न्यूक्लियस है और इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से घूमते हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी कि इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इसके चारों तरफ घूमते हैं, रिवॉल्व करते हैं भाई। हालांकि आप ये भी देखोगे कि इलेक्ट्रॉन है वो स्पिन भी करते हैं, स्पिन भी करते हैं। स्पिन का मतलब समझते हो, इस तरह से बॉल देखी है आपने, क्रिकेट की बॉल, एक आपने सुना होगा स्पिन बॉलर। स्पिन का मतलब घूमना, इस तरह से स्पिन बॉलर होते हैं, वो बॉल को घुमाते हैं, ऐसे लोग घुमाते हैं बॉल को, आपने देखा होगा, वो फेंकते हुए भी ऐसे घुमाते हैं, स्पिन। तो जब बॉल है वो इस तरह से खुद की जो एक्सिस है उसके चारों तरफ ही स्पिन करती है, ऐसे घूमती है, रोटेट करती है, उसको बोलते हैं स्पिन, ठीक है। स्पिन दो तरह की होती है, एक तो क्लॉकवाइज स्पिन। क्लॉकवाइज कौन सी होती है भाई, क्लॉकवाइज से आपको क्या लगेगा, क्लॉकवाइज घड़ी की तरह से। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे ऐसे चलती है भाई। घड़ी की सुइयां कैसे चलती है बताओ शाबाश, ऐसे चलती है ना। सेकंड वाली सुई भी ऐसे ऐसे चलती है, टिक 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 ऐसे। ये है आपकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। कोई चीज रोटेट करती है तो अगर ऐसे रोटेट करती है, इस तरह से रोटेट करती है, दैट इज क्लॉकवाइज। और एंटी मीन्स, एंटी मीन्स विपरीत। एंटी का मतलब क्या होता है, विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की विपरीत दिशा में। इट मीन्स घड़ी की विपरीत दिशा में घड़ी कब घूमती है, कब घूमती है भाई, जब आप घुमाते हो। आप अगर चाबी से उल्टी घुमाने लग जाओ तो उल्टी घूम जाएगी। तो सुई जब ऐसे चलने लग जाए, ऐसे इस डायरेक्शन में, दैट इज एंटी क्लॉकवाइज। तो मैंने आपको बताया कि जो एटम है, जो परमाणु है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन है वो घूमते हैं। एक तो अब दो तरह से घूमते हैं, किस तरह से, एक तो ये ऐसे ऐसे घूमता रहेगा, दूसरा जब ये घूमेगा तो अपनी जो इसकी एक्स ये है बॉल के जैसा परमाणु इलेक्ट्रॉन, ये अपनी जो एक्सिस है उसके तरफ भी रोटेट भी करेगा, ऐसे ऐसे रोटेट करते करते, और फिर घूमेगा, ऐसे ऐसे करते करते घूमेगा भाई। देखो अब ऐसे भी चल रहा है ये
और खुद भी घूम रहा है ऐसे ऐसे। तो दो गतियां होती हैं इस तरह से, ठीक है, समझ में आई मेरी बात? मैं आपको क्यों समझा रहा था, इससे पहले मैंने आपको अपने बेसिक लेक्चर में आपने एक चीज पढ़ी, एक नाम होता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपने पढ़ा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड। क्लाउड का मतलब क्या होता है भाई? बादल। और इलेक्ट्रॉन का क्लाउड। अब क्लाउड क्यों कहा गया इसको? आप कहोगे सर क्लाउड क्यों कहा गया? इलेक्ट्रॉन तो ये है, ये है, ये है। ये इलेक्ट्रॉन कभी किसी टाइम पे तो यहाँ होगा, स्पीड बहुत फास्ट है इसकी, यही वाला इलेक्ट्रॉन नया नहीं है। कभी तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, कभी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होगा, कभी यहाँ पे होगा। तो आप इसको अच्छे से डिटेक्ट नहीं कर पाओगे। ये नहीं है कि आपको यहाँ मिल गया, यहाँ मिल गया। आप एक पाथ है, एक ट्रेजेक्ट्री है। मान लो एक व्यक्ति रेस कर रहा है, बहुत तेजी से भाग रहा है, गोल गोल सर्कल में दौड़ रहा है, तो आप कहाँ, क्या कहोगे, कहाँ है वो? अभी बहुत तेज दौड़ रहा है वो। आप कहा, क्या मैं पूछूंगा कहाँ है वो? आपको कहीं देखो वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, वो रहा, ऐसे कहोगे ना आप। ये वहाँ वहाँ वहाँ, वो अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है लगातार कंटिन्यूटी में। तो ये भी अपनी पोजीशन कंटिन्यूटी में चेंज करते रहते हैं। तो हम इस तरह से एक पिक्चर तैयार करते हैं जिसमें ये इलेक्ट्रॉन कभी हमें कहीं मिलता है, कभी कहीं, कभी 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 कहीं, कभी 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 ऐसे 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 मिलता रहता है, बहुत जगह मिलता है। कभी कहीं मिल जाता है। तो हमें ऐसे ऐसे अलग अलग जगह पे इसके बहुत सारे फोटोग्राफ ले लेते हैं। एक बार ये यहाँ पे था, तब हमने इसकी फोटो उतार ली, फिर हमने थोड़ा सा जल्दी से एक फोटो और उतारी, या फिर 10-20 कैमरे एक साथ लगा के और फटाफट फटाफट फोटो उतारते रहते हैं। तो कभी इस फोटो में, और फिर सब उन फोटो को मिला के एक कर देते हैं, मतलब सभी को मिला के एक कर देते हैं, देखते हैं। तो फिर हमारे पास इस तरह से क्लाउड जनरेट हो जाता है इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का, क्योंकि वो अपनी पोजीशन बार बार बदल रहा है। तो हमारे पास एक क्लाउड क्रिएट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं आप? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अब इस इलेक्ट्रॉन्स, ये जितने सारे इलेक्ट्रॉन हैं सब घूम रहे हैं और सब की अलग अलग पोजीशन है। लेकिन आपको एक चीज आपने खास देखी कि ये इसी जगह पे घूम रहा है। ये है पाथ, रास्ता। जो रेस कर रहा है या जो कंपटीशन है, आपने देखा होगा, कार रेस देखी होगी, कार रेस देखी होगी आपने टीवी पे। तो वो ऐसे एक ट्रेजेक्ट्री होती है, एक पाथ होता है, उसी में घूमते हैं। रेस करने वाले भी अलग अलग पाथ बने होते हैं, उसी में घूमते हैं। तो ये भी इस पाथ के अलोंग घूमते हैं। इस पाथ को कहा गया ऑर्बिटल। क्या कहा गया? ऑर्बिटल। ऑर्बिट का मतलब होता है कक्ष, एक विशेष कक्ष के अंदर ही घूमता है ऑर्बिट, ठीक है। उसको उस कक्ष या पाथ को हम डिफाइन करते हैं इस तरह से कि ये क्या है? कक्ष या पाथ है जहां से इलेक्ट्रॉन है वो घूमता है भाई। और इस सब को मिला के हम क्या कहते हैं? जैसे इस इलेक्ट्रॉन का पाथ ये है, इस इलेक्ट्रॉन का पाथ ये है, इन सब को मिला के हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। केमिकल रिएक्शन पढ़ाने से पहले मैं आपको इलेक्ट्रॉन क्लाउड समझा रहा हूँ और डिटेल में। इस पहली कक्षा का जो नाम है, पहली ऑर्बिट का नाम जो है वो दिया गया K, दूसरी ऑर्बिट का नाम दिया गया L, तीसरी का M, चौथी का N, फिर O। इस तरह से नाम दिए गए भाई कक्षाओं के। अब आप ये कहोगे कि सर K, L, M, N, O क्यों दिए, A, B, C, D क्यों नहीं दिए? तो भाई मैं बताता हूँ, साइंटिस्ट को इस बात को लेकर डाउट था कि हो सकता है और भी कक्षाएं मिल जाएं इनसाइड, हो सकता है ये कक्षा सबसे पहली ना हो, इससे पहले और मिल जाएं फ्यूचर में, और मिल भी सकती हैं। पॉसिबिलिटीज आर देयर। साइंस पॉसिबिलिटीज को कभी डिनाई नहीं करती, ये नहीं कहती कि नहीं होगी। तो उनको क्या नाम दोगे आप? तो उन्होंने सोचा उसको के से पहले वाला नाम दे देंगे, जे नाम दे देंगे उसको, ठीक है। इसलिए ये नाम के से शुरू किए गए। अब इस कक्षा में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं इस कक्षा में, और इसमें कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, और इसमें कितने घूम सकते हैं, और इसमें कितने, और इसमें कितने। ये है मुद्दे की बात, काम की बात। हमें निकालनी है ये कैसे घूम सकते हैं एक पहले इलेक्ट्रॉन में। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है जिसका नाम है 2n²। ये फॉर्मूला है भाई आपके पास 2n²।
2n² से आप किसी भी कक्षा में एक बार कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं वो आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे? n क्या है? n है कक्षा का नंबर, कक्षा का। ये कौन सी कक्षा है भाई? पहली, फर्स्ट। दिस वन इज सेकेंड, दिस वन इज थर्ड, दिस वन इज फोर्थ एंड दिस वन इज फिफ्थ। अब आप कक्षा की जो वैल्यू है, नंबर है, वो यहां पुट करोगे आप। 2 × 1 का स्क्वायर, कितना उत्तर आएगा भाई? 1 का स्क्वायर 1 और 2 × 1 का स्क्वायर 1। तो इसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं भाई? 2। कितने इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं? 2 नहीं, 2, 2। तो ये इलेक्ट्रॉन, ये कक्षा कौन सी होगी भाई आपकी? सेकेंड। अब यहां आप क्या करोगे? 2 पुट कर दोगे भाई। 2 पुट कर दोगे तो 2 का स्क्वायर 4, 4 × 2। देखो यहां आपने क्या पुट कर दिया? 2। 2 का स्क्वायर 4 और 2 × 4 8। तो देयर विल बी 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सेकेंड। तीसरी में कितने होंगे भाई? आप यहां 3 पुट कर दोगे, नो प्रॉब्लम। 3 का स्क्वायर 9 और 9 × 2 18। तो यहां कितने आएंगे भाई? 18 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम आ सकते हैं। ठीक है। अब आके आपकी फोर्थ ऑर्बिट। फोर्थ ऑर्बिट में कितने आएंगे भाई? 4 का स्क्वायर 16 और 16 × 2 32। इसी तरह से आप इसमें कितने आएंगे? पांचवी में भाई, पांचवी में कितने आएंगे? 5th का स्क्वायर 25, 25 × 2 50। तो देयर विल बी 50 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज वेरी सिंपल। सिंपल है ना? सिर्फ आपको फॉर्मूला याद करना है, ये फॉर्मूला याद करना है, 2n²। ठीक है। ये आपकी कक्षा है। जिनको ऑनलाइन क्लास अवेलेबल नहीं है या जिसको लिंक नहीं मिला, वो लोग डायरेक्ट बोर्ड से उतार सकते हैं। हम एक बार बीच में पॉज कर लेते हैं। या जिनके घर पे एंड्रॉयड फ़ोन नहीं है, जो बच्चे देख नहीं पाते, ठीक है, तो मैं एक बार पॉज कर देता हूँ, आप उतार लो। चलो नेक्स्ट हम किस पे बात कर रहे हैं? अभी जो हमारी बातचीत चल रही थी वो किस पे चल रही थी? हमने कक्षाएं निर्धारित की थी, KLMNOP। यहां तक हमने कक्षाओं की बात की थी। दूसरा था अष्टक नियम, अष्टक नियम या ऑक्टेट रूल नियम, या इसका एक और नाम है ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल में क्या है भाई? हर एलिमेंट की इच्छा है, ठीक है, हर एलिमेंट की इच्छा है जो मेरी आउटर मोस्ट ऑर्बिट हो, आउटर मोस्ट सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। कितने इलेक्ट्रॉन हो? अब आप कहोगे हाइड्रोजन के तो सारे इलेक्ट्रॉन है, तो एक हो है इलेक्ट्रॉन है, तो 8 कैसे पूरे कर लेगा आउटर मोस्ट में वो? तो वो 2 पूरे कर लेता है। हाइड्रोजन 2 चाहिए, हाइड्रोजन आउटर मोस्ट में, आउटर मोस्ट के इसमें तो ऑर्बिट 1 है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 एटलीस्ट। यो सेटिस्फाई हो जाए 2 इलेक्ट्रॉन लेके। दूसरा जो यो नियम है वो ये आपने एक बात और स्पेसिफाई करता है कि जो आपके नोबल गैसेज हैं, नोबल गैसेज मैंने बताए थे, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, इन सब की लास्ट जो आउटर मोस्ट जो ऑर्बिटल है, सबसे बाहर वाली जो ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो। सिर्फ हीलियम में 2 हो। इसमें कितने होते हैं? 2। बाकी सब में कितने हैं? 8। तो सब की मैंने आपको पूरी पीरियोडिक टेबल में बताया कि लड़ाई इस बात की चल रही है कि सबको क्या चाहिए? घटा हो जा, जोड़ हो जा,
सब्ट्रैक्शन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, एडिशन हो जाए इलेक्ट्रॉन्स का, इलेक्ट्रॉन मैं ले लूँ या इलेक्ट्रॉन दे दूँ, फॉर व्हाट पर्पज? सिर्फ एक ही पर्पज है, मेरे को क्या बनना है? नोबल गैस। मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल में जितने सारे पीरियड्स हैं, एक तो है कॉलम जो खड़े खाने अप टू डाउन, वो है कॉलम, और इस तरह से जो लेटे हुए ले डाउन है वो कि आपके पीरियड्स। तो ईच एंड एवरी पीरियड में सबसे स्टेबल जो कंपाउंड है, सबसे शिथिर, स्टेबल का मतलब सबसे शिथिर, शांत, आराम से, वो कौन है आपका? ये। तो सबकी एक कंडीशन है, सबकी एक इच्छा है कि चाहे तो मैंने इलेक्ट्रॉन देने पड़े, चाहे इलेक्ट्रॉन लेने पड़े, लेकिन मैं क्या बन जा? नोबल गैस। आई हैव टू गेन इलेक्ट्रॉन और आई हैव टू लूज इलेक्ट्रॉन, बट आई वांट टू बिकम द नोबल गैस। पूरी केमिस्ट्री में इसी बात की रिएक्शन हो रही है, नहीं तो रिएक्शन की आवश्यकता की है? स्टेबल स्टेट किस लिए रिएक्शन हो रही है? टू बी इन स्टेबल स्टेट, टू बी इन नोबल गैस कंडीशन। तो अब हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शन की। किसकी बात करेंगे? बॉन्ड मैंने बता दिया आपको, बॉन्ड बन रहे थे भाई, किस तरह से बन रहे थे। आप पिछले लेक्चर में जाके देखोगे तो आपको पता लग जाएगा बॉन्ड क्यों बन रहे थे, कैसे बन रहे थे। अब बात है केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शंस क्या हैं? व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस? केमिकल है, मैंने आपको बताया था, एक वेरी सिंपल केमिकल या जो मोस्ट फेमिलियर केमिकल है उसका नाम है H2O, वाटर। सबसे इजीली अवेलेबल केमिकल है आपका H2O। एक और केमिकल है O2, ऑक्सीजन गैस, जिसके बगैर आप सांस नहीं ले पाते। दोनों आपके जीवन के लिए सबसे जरूरी केमिकल है, दोनों केमिकल है। अब केमिकल रिएक्शन क्या है? रिएक्शन का मतलब क्या होता है भाई? रिएक्शन, एक्शन का उल्टा। री मतलब रीअपियर, एक टर्म सुनी होगी आपने, रीअपियर, दोबारा, वापिस, बैक। री का मतलब दोबारा, एक्शन, दोबारा एक्शन होना। तो पहले एक्शन कब हो चुका? पहले एक्शन कहां हुआ? आपको लगता है कि ये हाइड्रोजन गैस है, इसको हमने जलाया इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, और हमारे पास क्या प्रोड्यूस हो गया? H2O, लिक्विड। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं होगी तो नहीं जलेगी ये। हीलियम की प्रेजेंस में आप जलाने की कोशिश करोगे हाइड्रोजन गैस को, नहीं जलेगी। ऑक्सीजन जरूरी है। इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई, तो एक्शन कब हुआ? रिएक्शन होगी तो देखो, आपने एक बात देखी होगी, जब हम दीवार पे बॉल फेंक के मारते हैं तो वापस आ जाती है, वो है रिएक्शन। वापस आना है रिएक्शन। एक्शन कब हुआ फिर, और किसने किया, कैसे किया एक्शन? वही रिएक्शन ये है। तो एक्शन कहां हो रहा है? कहां हुआ एक्शन? हमने इसको हमने केमिकल एक्शन क्यों नहीं लिखा? वाई वी डोंट राइटिंग इट लाइक केमिकल एक्शन, वाई वी आर राइटिंग रिएक्शन? क्यों? तो एक्शन कैसे हुआ मैं आपको बताता हूं। एक्शन के लिए दो प्लेयर है हमारे पास, एक का नाम है टेम्परेचर, दूसरे प्लेयर का नाम है प्रेशर, तापमान और दबाव। अब आप कहोगे सर तापमान कैसे काम कर रहा है और दबाव कैसे कर रहा है? अब मैं आपको समझा रहा हूं सिंपल भाषा में, बिल्कुल। तापमान क्या करेगा, दबाव क्या करेगा? पहले दबाव समझ लो आप। दबाव में क्या होता है, जब आपके पास कोई भी चीज है, चाहे गैस है, चाहे लिक्विड है, चाहे सॉलिड है, जब आप सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसके आप ऊपर हथौड़ी मारोगे, आप ऐसे हैमर, ऐसे हैमर से चोट मारोगे आप इसके, ये टूट जाएगा। टूट जाएगा, क्यों टूट जाएगा भाई?
आप कहोगे बड़ी अजीब बात है सर, आप कह रहे हो हैमर मारे, हैमर हथौड़ा मार के टूटे तो गाई, वही न्यूटन वाली बात है। न्यूटन से पहले किसी ने सेब नहीं देखा ऊपर से गिरता हुआ, सब ने देखा है। पहले के सेब नीचे नहीं गिरता था, ऊपर चला जाया करता कि सेब, ऐसा कुछ नहीं था क्या? तो सेब तो नीचे ही गिरना है। बट अगर किसी ने ऐसे पूछ लिया कि सेब नीचे क्यों गिरा, तो वो कैसे कहेगा बौड़ी बूझे नीचे ही गिरेगा। अच्छा मूर्ख आदमी यार, सेब तो नीचे ही गिरना है, ऊपर कैसे जाएगा? क्या प्रश्न पूछते हो बेहुदा। अब आप पूछोगे, मैं कह रहा हूं भाई कैसे टूट गया ये, हाउ, आप कहोगे सर क्या प्रश्न पूछते हो आप। इसको आप पीटते रहो, ये एल्युमिनियम का है, जर्मन सिल्वर का, इसको आप पीटते रहो, ये लंबा होना शुरू हो जाएगा, सदर बन जाएगी इसकी। कैसे बन जाएगी भाई, हाउ, कैसे पॉसिबल है बताओ, क्यों बन जाएगी? शौक है इसने चद्दर बनाने का। इसी चद्दर बननी है तो मिट्टी से बना दो ना आप चद्दर। मिट्टी का पत्थर लो आप, उसके एक ऐसे मतलब कोई भी मिट्टी का लंप ले लो, डला, उसके ऊपर ऐसे हथौड़ी से मारो आप, बन जाएगी चद्दर। जो लोहे की चद्दर बनती है, जो टीन वगैरह की टीन शेड में इस्तेमाल होती है, देखिए आपने कैसे बन जाती है। देखो ऐसे, यही बात मैं समझा रहा हूं आपको। ये आपके एटम हैं और इनकी लेयर है एटम्स की, बहुत सारे एटम हैं, लाखों करोड़ों अरबों एटम हैं छोटे से टुकड़े में। ये सब की लेयर है, एक दूसरे के ऊपर ऐसे लेयर्स हैं इनकी। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है उन पे नेगेटिव चार्ज है, और जो न्यूक्लियस है उस पे प्रोटॉन की वजह से पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पॉजिटिव है और यहाँ क्या है, नेगेटिव। और मैंने आपको कहा था कि इस पूरे पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव है। मैंने आपसे कहा था कि नेगेटिव चार्ज हैं वो एक दूसरे को हमेशा रिपेल करते हैं, दूर धक्का लगाते हैं, और पॉजिटिव चार्ज हैं वो भी एक दूसरे को दूर धक्का लगाते हैं भाई। लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। जो एक जैसे चार्ज हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल, एक दूसरे को दूर ऐसे करते हैं, दूर रहने की कोशिश करते हैं। क्या होगा, आपने हथौड़ा मार दिया यहाँ पे, आपने हैमर से यहाँ पे चोट की, इस पर जैसे ही आपने फोर्स लगाई, इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये नेगेटिव पार्ट, और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, ओवरलैप, एक दूसरे से टकरा जाएंगे ऐसे। ये नीचे धस गया थोड़ा सा, और ये क्या हो गया, जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है ये डिफॉर्म हो गया, और ये क्या करेगा, इसके अंदर इंटरेक्ट करेगा, और ये क्या करेगा, इसको वापस फेंकने की कोशिश करेगा। ये इसको भाई इस पे भी नेगेटिव चार्ज है और यहाँ भी नेगेटिव चार्ज है, तो ये क्या करेंगे, दूर फेंकने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ रिएक्शन होगी, एक्शन आपने कर दिया, रिएक्शन यहाँ पे होगी, और ये फिसल के यहाँ आ जाएगा, ये एटम है वो फिसल के यहाँ आ जाएगा, बन गई चद्दर। अगला और फिसल के ऐसे आ जाएगा, या फिर टूट के शटर होके अलग अलग हो जाएंगे। दो ही प्रोसेस हो सकते हैं, या तो ये टूट के अलग हो जाए, आप बहुत जोर से मारो और टुकड़ा टुकड़े हो जाए, ये इसको दूर इतना जबरदस्त, मतलब इसको दूर स्प्रिंग की तरह से फेंक दे कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाए। देखा आपने, दूर तक आके बिखर जाते हैं टुकड़े ऐसे। या फिर इसकी चद्दर बन जाएगी, ये तार बन जाएगी। ये है प्रेशर। यहां एक्शन के अगेंस्ट में एक्शन हुआ। यहां भी जब आप हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन गैस के जो मॉलिक्यूल हैं, ये हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं भाई, H2, जब आप इनको पास पास लेके आओगे ना, तो इनके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं वो आपस में एक दूसरे से क्या करेंगे, दबाव लगाएंगे। जब हम क्या करेंगे, गैस के ऊपर प्रेशर बढ़ा देंगे। साथ में इसका कौन सी गैस आ गई, ऑक्सीजन। जब आप दबाव लगाओगे, आप प्रेशर बढ़ाओगे, तो ये एक दूसरे के पास में आएंगे। पास में आएंगे तो इनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को दूर रिपेल करने की कोशिश करेंगे। तब पॉसिबिलिटी है कि इनके बीच में ऑलरेडी जो बॉन्ड है, किस किस के बीच में, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड है, वो टूट जाएंगे बॉन्ड भाई।
और नए बॉन्ड बनेंगे। तो या तो आप प्रेशर घटा बढ़ा के एक्शन कर सकते हो, ये बॉन्ड टूटेंगे तभी नए बॉन्ड बनेंगे। नया बॉन्ड कौन सा होगा? ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में इस तरह से ये बॉन्ड तभी बनेंगे जब प्रेशर में फेरबदल होगी। देयर विल बी ए चेंज इन प्रेशर। हम उनको पास पास लेके आए, क्लोज एनफ, इतना क्लोज ले आए कि इनके बीच में रिएक्शन हो सके, वो है प्रेशर। पहला एक्शन किसने कर दिया? प्रेशर ने। प्रेशर से पॉसिबल है। अगर आप प्रेशर नहीं कर सकते तो एक और चीज है, उसका नाम है क्या? उसका नाम है टेम्परेचर, तापमान। अब आप कहोगे सर तापमान कैसे काम करता है? तो तापमान से क्या होता है? तापमान का मतलब एनर्जी दे दी हमने, एनर्जी। हमने जो सिस्टम है, ये वाला जो सिस्टम है, इसकी एनर्जी बढ़ा दी। एनर्जी बढ़ा दी तो क्या होगा? इनके बीच में रिपल्सन, जो इलेक्ट्रॉन है इनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो बड़ा होना शुरू हो जाएगा, रिपल्सन होनी शुरू हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा तो क्या होगा? जैसे ये फैल जाए एटम, देखो ये फैल जाए, ये भी फैल जाए, ये भी फैल जाए, तो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, ये एक दूसरे के एरिया में घुसेंगे तो फिर क्या होगी? रिपल्सन, रिएक्शन होगी, फिर टूट जाएंगी ये चीजें। अगर यहां हम बढ़ा दें, जैसे पहले तो नॉर्मल केस में साइज है ये, और अगर हमने बढ़ा दिया टेम्परेचर, हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो यहाँ क्या होगा? जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड और इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड ओवरलैप करेंगे, एक दूसरे से बड़े हो जाएंगे भाई। बड़े होने के बाद ओवरलैप करेंगे और एक दूसरे को रिपेल करने की कोशिश करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन पास में आएंगे तो क्या होगा? ज़्यादा रिपल्सन से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा भाई। और जब ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा तो आपके पास एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से क्या होगी? अलग। और इसी तरह से ये ऑक्सीजन वाले बॉन्ड भी, जब ऑक्सीजन का साइज बड़ा, मतलब एटम है उसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड बड़ा होगा टेम्परेचर की वजह से, तो ये बॉन्ड भी टूट जाएंगे। और ये बॉन्ड टूट जाएंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में नए बॉन्ड फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, पहले ये बॉन्ड टूटने चाहिए, उसके बाद नए बॉन्ड फॉर्मेशन होनी चाहिए, तब आपकी रिएक्शन की होगी कंप्लीट। वो है आपकी रिएक्शन। एक्शन कहाँ हुआ? यहाँ। रिएक्शन कहाँ हुई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। एक्शन किस पे हुआ? हाइड्रोजन पे और ऑक्सीजन पे। और रिएक्शन किसके बीच में हुई? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में। इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? केमिकल रिएक्शन। क्या कहेंगे? समझ में आई मेरी बात? केमिकल रिएक्शन क्या होगी? तो केमिकल रिएक्शन में दो मेजर प्लेयर कौन से हैं? टेम्परेचर कम कर दोगे, इलेक्ट्रॉन क्लाउड से उड़ जाएगा। जब भी हमने कोई केमिकल रिएक्शन रोकनी हो है या कोई केमिकल रिएक्शन स्टॉप करनी होती है तो हम क्या करते हैं? उसको जो रिएक्शन वाला बीकर है या जिस भी डिवाइस में या जिस भी पोर्ट में रिएक्शन हो रही है उसको हम ले जाके बर्फ में डाल देते हैं, ठंडा कर देते हैं एकदम से, तो रिएक्शन कुछ देर के लिए रुक जाती है। और अगर और भी ठंडा कर दिया जाए, टेम्परेचर और कम कर दिया जाए, तो रिएक्शन ट्रैप हो जाती है, रुक जाती है बस बीच में वहीं। बायोलॉजिकल रिएक्शंस के केस में भी ऐसा है। बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस हैं, वो भी टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं। एंजाइम एक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है, बैक्टीरियल एक्टिविटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। दही देखा होगा आपने, जिस दिन ठंड ज़्यादा पड़े दही जमाए कौन? क्यों नहीं जमता? जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाए, बैक्टीरिया की जो एक्टिविटी है वो स्टॉप हो जाए, रुक जाए। जो लैक्टोज है, जो शुगर है दही में, वो लैक्टिक एसिड में नहीं बदल पाती। किसकी सहायता बदली जाए? बैक्टीरिया की सहायता। और बैक्टीरिया की एक्टिविटी कम हो जाए, तो कम हो जाए तो वो बदल नहीं पाती। इसलिए बहुत जगह पे आपने टेम्परेचर का प्रभाव देखने को मिलेगा। बहुत सारी बायोलॉजिकल रिएक्शंस में, बायोलॉजिकल एक्शंस में आपको टेम्परेचर का प्रभाव देखने के लिए मिलेगा। तो आप ये सारी चीज़ समझने की कोशिश करेंगे। हमने दो फैक्टर समझे, एक टेम्परेचर, एक प्रेशर। हमने समझा कि केमिकल रिएक्शन को रिएक्शन क्यों कहा जाता है। इसके अलावा हमने एक रूल पढ़ा 2n² और अष्टक नियम पढ़ा, या ऑक्टेट रूल, ये पढ़ा भाई हमने।
ठीक है, और हमने सेल्स पढ़ी, KLMNOP एंड सोल। ठीक है, ये सारी चीज़ हमने आज पढ़ी। ये बेसिक साइंस की बात थी, ये आपको आनी चाहिए। बाकी जो लेक्चर बचे हुए हैं बेसिक साइंस के, पहले 3 लेक्चर वो आप देख सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, उसके बाद ये चौथा लेक्चर है, जो 3 लेक्चर देख लेंगे उनका चौथा आराम से समझ में आ जाएगा, 4th है। उसके बाद जो 5th लेक्चर है अपना, उसमें थोड़ी बहुत डिस्कशन और करनी है। मैक्सिमम 5 लेक्चर होंगे जो बेसिक होंगे, उसके बाद हम अपना जो कोर्स वर्क है वो स्टार्ट कर देंगे। ठीक है भाई।